नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विद अजय में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मुकेश सर आज आपको आपके सीबीएसई बोर्ड की क्लास 10th का पहला चैप्टर जो है लेटर टू गॉड उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिससे कि उसकी समरी और उसके बाद फिर उसको हम टेक्स्ट लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहेंगे उनका हम हिंदी मीनिंग भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम इस ये जो चैप्टर है हमारा अ लेटर टू गॉड, इसकी समरी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले समरी पढ़ लेंगे तो हमें कुछ आइडिया रहेगा, ठीक ना। तो जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है अ लेटर टू गॉड। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसकी समरी। तो समरी में क्या करेंगे, सबसे पहले हम जान लेते हैं इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है कौन। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका नाम है लेंचो। लेंचो है कौन, तो ये एक फार्मर है। ये कौन है, एक फार्मर है। और ये कहाँ रहता है, तो ये आ, बहुत ही दूरस्थ इलाके में, जैसे शहर से थोड़ा दूर इलाके में पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। उन पहाड़ियों के बीच में ऐसे घाटी बनी हुई है जिसको बोलते हैं वैली, जिसको बोलते हैं वैली। तो ये जैसे दो पहाड़ियों के बीच की जो जगह होती है उसको बोलते हैं वैली। तो ऐसे ही ये एक वैली में रहता है। और इसका घर, जैसे बहुत सारी पहाड़ियां हैं ऐसे छोटी बड़ी, तो इन्हीं पहाड़ियों में एक छोटी पहाड़ी, ये जो है, जैसे सारी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, इन्हीं ऊंची पहाड़ियों में एक छोटी सी पहाड़ी है, एक लोअर हिल है, उसी के क्रेस्ट पर बना है। उसका घर कहाँ बना है, इसी के क्रेस्ट पर बना है। ये जो ये जो पहाड़ियां हैं, इनका जो ऊपरी हिस्सा है, इसको इनका क्रेस्ट बोलते हैं। क्रेस्ट मतलब होता है टॉप ऑफ द हिल, यानी कि ये हिल का जो ऊपरी हिस्सा है उसको बोलते हैं क्रेस्ट। क्रेस्ट मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं शिखर। शिखर, हिंदी में शिखर, अंग्रेजी में कृष्ण। तो इसका घर ऐसे ही पहाड़ियां हैं, और पहाड़ियों में जो एक छोटी पहाड़ी है उसी के टॉप पर इसका घर बना हुआ है। तो जैसे यहाँ पर इसका घर हो गया, तो ये अब ये खेती करता, क्यों, क्योंकि ये फार्मर है तो खेती करेगा। तो खेती कहाँ करेगा, तो ये इन्हीं पहाड़ियों पर, इन्हीं जो पहाड़ियों के बीच में ये जो घाटियां है, तो इनका जो स्लोप होता है, कहीं पर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, तो ऐसे, तो ये जो स्लोप है कहीं पर ऐसे इतना स्लोप हुआ, यहीं पर ये क्या करेगा, खेती करेगा। तो ये खेती करता है। तो होता एक बार ऐसा है कि ये अपने बच्चों के साथ खेती करता है, अपने लड़कों के साथ। तो एक बार इसकी फसल ये उगाता है कॉर्नफील्ड, इसके जो खेत है उसको कॉर्नफील्ड फील्ड कहा गया है, क्योंकि वहां पर कॉर्न यानी कि मक्के की खेती की गई थी। तो इसकी कॉर्नफील्ड तैयार थी, इसकी मक्के की फसल ऑलमोस्ट यानी लगभग लगभग तैयार थी। लेकिन बस उसको थोड़ी सी पानी की जरूरत थी, थोड़े से पानी की जरूरत थी। और जब ये आसमान में बादलों को देखता है तो कहता है लगता है बहुत ही जल्द बारिश होने वाली है। और जैसा इसने अंदाजा लगाया था, बारिश भी हुई, पहले थोड़ी थोड़ी बरसात हुई। उसको देखकर ये बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि क्या हुआ कि इसके खेत को थोड़े ही पानी की जरूरत थी। लेकिन थोड़ी टाइम बाद बादलों का रुख बदला, हवा का रुख बदला, और बारिश और तेज हो गई। और थोड़ी ही देर बाद ओले पड़ने लगे, यानी हेल स्टॉर्म, छोटे छोटे जो पत्थर जैसे बर्फ के टुकड़े पड़ने लगते वो पड़ने लगे। तो अगर ओले पड़ने लगे तो क्या हुआ, इसकी जो मक्के की फसल थी वो खराब हो गई। पूरा का पूरा जो फसल थी उसके जो दाने लगे हुए थे वो सारे के सारे टूट कर गिर गए, खेत में बर्बाद हो गए। और पूरे खेत में जब ये गया देखने, तो इसने देखा जैसे लगा कि पूरे खेत में किसी ने नमक बिछा दिया, नमक सफेद कलर का। और जो बड़े बड़े पत्थर के मतलब कि बर्फ के टुकड़े गिरे थे, ओले गिरे थे, वो भी सफेद कलर के। तो ऐसा लग रहा था कि इसके खेत में किसी ने नमक बिछा दिया है, और सारे के सारे पौधे टूट गए थे, उनकी जो फलियां थी, जो फसल थी, वो सब बर्बाद हो गई थी। तो जब इसने उनको देखा तो इसने कहा कि अब तो पूरी पूरी फसल बर्बाद हो गई है, और अब तो साल भर खाने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो ये अपने घर पे आता है, सोचता है, फिर कहता है कि इस दुनिया में कोई भी भूखा तो नहीं मरता है। तो ये सोचता है कि अब तो सिर्फ एक ही इंसान से या एक ही एंटिटी से मदद की उम्मीद की जा सकती है,
और वो है हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी ईश्वर से मदद। अब ईश्वर से मदद चाहिए तो ईश्वर से मदद मांगे कैसे? तो ये जिस टाइम की कहानी है उस टाइम पर फोन ईमेल ये सब नहीं होता था, ऊपर से गांव, इसका घर भी दूर इलाके में था। तो इसने क्या किया, लेटर लिखना चूज किया। तो इसने क्या किया, एक कागज उठाया, उस पर लिखा गॉड के नाम पर लेटर, और बताया कि मेरी फसल ओलों की वजह से बर्बाद हो गई है और मुझे और मेरे बच्चों को साल भर गुजारा करने और अगली फसल की बुआई करने के लिए 100 पीसो चाहिए। पीसो जो है वहाँ की करेंसी है, एक पीसो, ये वहाँ की करेंसी है, तो इसको चाहिए थे 100 पीसोज। तो इसके लिए ये गॉड को लेटर लिखता है और लिख करके जा करके पोस्ट ऑफिस में जमा कर देता है। तो जब पोस्ट मैन जो होता है, जिसका काम लेटर को छाटना होता है फिर डिलीवर करना होता है, वो लेटर को छाटता रहता है। तो लेटर का जो एनवेलप होता है, लिफाफा होता है, उस पर इसने लिखा था एड्रेस टू गॉड, यानी कि ईश्वर को इसने लिखा था, एड्रेस उस पर डाला था टू गॉड। अब इसको देख करके पोस्टमैन को हंसी आने लगती है। वो हंसता है, फिर ले जा करके इस लेटर को पोस्ट मास्टर के पास लेकर जाता है, उसके कैबिन में। पोस्ट मास्टर जो है वो भी देखता है, उसको भी हंसी आती है, लेकिन थोड़ी देर हंसने के बाद वो सीरियस हो जाता है। उसको जो ये लेंचो होता है उसके जो ईश्वर पर भरोसा होता है, उसको देखकर इसको बड़ा आश्चर्य होता है कि आज के समय में जहाँ पूरी दुनिया जो है ईश्वर को मानती तो है लेकिन इतना भयानक तरीके से भरोसा नहीं करती, और ये है इसको ईश्वर पर इतना ज्यादा भरोसा है कि इसने मदद के लिए सीधे ईश्वर को लेटर ही लिख दिया है। तो इस बात से पोस्टमास्टर बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है और फिर इसकी मदद करने का डिसाइड करता है। तो मदद करने के लिए वो क्या करता है कि अपनी सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा निकालता है और अपने बाकी के जो एम्प्लॉयज होते हैं पोस्ट ऑफिस में, जो भी लोग काम करते हैं, उनसे भी थोड़ा थोड़ा पैसा लेता है और ले करके लगभग जो है जब इकट्ठा करता है तो 70 पीसों ये इकट्ठा कर लेता है। और 70 पीसों जो इसने इकट्ठे किए उसको क्या करता है कि ये एक लिफाफे में डालता है और फ्रॉम गॉड जो है एनवेलप पर लिख देता है, और जो एक लेटर लिखता है उसमें गॉड नाम से सिग्नेचर कर देता है, और ये उसने भेज दिया। तो जब अगली बार लेंचो फिर जाता है लेटर देखने, तो कि हाँ आया है गॉड की तरफ से रिप्लाई नहीं, तो जब वो आता है देखता है कि उसके नाम पे आया था कि ईश्वर ने उसको पैसे भेजे हैं, तो बड़ा खुश होता है, और खुश होने के बाद भाई पैसों को निकालता है, गिनने लगता है। जब गिनता है तो उसमें 100 के बजाय 70 पीसों निकलते हैं। इससे ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, सोचता है कि मैंने तो 100 मांगे थे तो मुझे तो 70 मिल रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं घपला हुआ है। तो घपला हुआ कहाँ भाई, पैसे पोस्ट ऑफिस के थ्रू आए थे, तो इसको लगा कि जो मेरे 30 पैसे, जो 30 पीसों मेरे चोरी हुए हैं, ये इन्हीं पोस्ट ऑफिस वालों ने ही चोरी किए होंगे। इसलिए वो एक नया लेटर लिखता है गॉड के नाम पर कि मुझे 70 पीसों मिले हैं और 30 पीसों मुझे और चाहिए, लेकिन इस बार जो आपको पैसे भेजने हैं वो किसी और माध्यम से भेजना है, ना कि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी लोग हैं, सारे के सारे बंच ऑफ क्रुक्स हैं, यानी कि सारे के सारे एक तरीके से बेईमान लोगों का समूह है। ठीक, तो ये रहा आपका एक शॉर्ट समरी अ लेटर टू गॉड का। अब आगे हम इसमें कुछ चीजों पर ध्यान देंगे, जैसे इसमें क्या है, आयरनी दिखाई गई है, आयरनी ऑफ परस्पेक्शन पर्सपेक्टिव सॉरी। तो इसमें क्या है कि नजरिए का फर्क है। जैसे कि लेंचो को ईश्वर पर इतना इतना ज्यादा भरोसा है कि उसको ऐसा लगता है कि ईश्वर कभी गलती करेगा नहीं। उसने 100 पीसों मांगे थे ईश्वर से, तो ईश्वर ने अपनी साइड से 100 पीसों भेजे होंगे, लेकिन वहीं पर और उसको मिलते कितने हैं, 70। तो वो उसके नजरिए से, उसके पर्सपेक्टिव से, लेंचो के पर्सपेक्टिव से, कि ये पोस्ट ऑफिस वाले सारे के सारे बेईमान लोग हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज के नजरिए से देखें, तो उनको क्या लगता है कि लेंचो को ईश्वर पर अटूट भरोसा है कि उसको ईश्वर की तरफ से हेल्प मिलेगी। तो उसके भरोसे को बनाए रखने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि अपनी जेब से पैसे इकट्ठे करके उसको देते हैं, और इनके पास इतने पैसे नहीं होते कि ये 100 पीसों दे सकें। इनके पास 70 ही इकट्ठे हुए तो इन्होंने 70 दे दिया। तो इन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से अच्छा काम किया, लेकिन लेंचो के पर्सपेक्टिव से ये लोग क्या हो गए, बेईमानों का समूह।
तो यहाँ पर एक आयरनी हो गई। और दूसरा क्या है कि फेथ, यानी कि इसका जो दूसरा पॉइंट है, तो इसको अगर हम देखें तो पहला हमारा हो जाएगा आयरनी और दूसरा हो जाएगा फेथ। तो इसमें जो पहली चीज है हमें देखना है आयरनी ऑफ पर्सपेक्टिव, यानी कि नजरिए का, ये आयरनी मतलब होता है विडंबना, यानी कि आप अच्छा करो लेकिन लोग आपको बुरा समझें, तो ये एक तरीके से विडंबना हो जाती है। और दूसरा है अनवेवरिंग दूसरा होता है अनवेवरिंग फेथ, यानी कि ना हिलने वाला फेथ। एक सेकेंड, थोड़ा ही स्टॉप करेगा। अनवेवरिंग किस के लिए? अब देखिए दूसरा पॉइंट है वो है अनवेवरिंग फेथ। तो अनवेवरिंग अनवेवरिंग फेथ, फेथ मतलब होता है भरोसा, अनवेवरिंग फेथ। तो लेंचो का जो ईश्वर पर भरोसा था वो अनवेवरिंग था, वो अडिग भरोसा था, ठीक ना। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको दिमाग में रखने हैं इस समरी को पढ़ने के बाद, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो चलिए अब हम टेक्स्ट पर चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे देखिए पहली लाइन है हमारी द हाउस, ये किसके हाउस की बात हो जा रही है? ये लेंचो के हाउस की बात हो रही है। और ये जो लगा है डिटर्मिनर है ये द, ये क्या है? द हाउस, ये हाउस के पहले द लगा है। तो द जब किसी नाउन को बहुत ज्यादा स्पेसिफाई करना होता है, खास करके कॉमन नाउन को, जैसे किसी के बारे में बात की जाए और उसी के बारे में बात की जाए, तो उसके पहले द लगाया जाता है। तो वो एक तरीके से उस चीज को विशेष बता देता है। जैसे हाउस किसी का भी हाउस हो सकता है, तो कॉमनली किसी का भी हाउस हो सकता है, लेकिन जब द लगा दिया उसके पहले, यानी हाउस की बात पहले हो चुकी है, ऐसे होता है, ठीक। तो यहाँ पर हाउस के पहले द लगा करके हाउस को स्पेसिफाई कर दिया गया है कि इसके बारे में आगे बात हो रही है। द ओनली वन इन एंटायर वैली, एंटायर का मतलब होता है पूरा, एंटायर का मतलब होता है पूरा, यानी कि पूरी की पूरी वैली, वैली मतलब होती है घाटी। जैसे ये देख रहे हैं ना, ये आपकी क्या है, ये दो हिल्स हैं, इनके बीच की जो जगह है, ये जो पूरा पूरा एरिया है, इसको बोलते हैं वैली यानी घाटी। और इसमें क्या है, सिर्फ इकलौता घर है, ये इसी घर के बारे में बात हो रही है। तो ये कह रहे हैं द हाउस, यानी कि ये घर कहाँ है? द ओनली वन इन एंटायर वैली, पूरी की पूरी घाटी में ये इकलौता एक ऐसा घर है। सैट, सैट मतलब कि है, वैसे सैट मतलब बैठा हुआ, लेकिन यहाँ पर घर तो बैठेगा नहीं। वही कह रहे हैं सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, यानी कि ऐसी ही पहाड़ियां हैं, जैसे देख रहे हैं ना बहुत सारी पहाड़ियां हैं, उन्हीं में से एक पहाड़ी है जो छोटी है, उन पहाड़ियों से छोटी है, उनकी यहाँ शिखर पर, जैसे इस इमेज में तो यहाँ दिख रहा है, असल में ये भी किसी पहाड़ी का क्या है, ऐसे वो शिखर है, उसका पीक पॉइंट है, वहां पर ये हर बना हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, यानी कि एक पहाड़ियों के समूह में से एक छोटी सी पहाड़ी है, उसी पर ये घर बना हुआ है। यानी कि एक घर है जिसके बारे में बात की जा रही है, वो घर पूरी की पूरी वैली में इकलौता अकेला घर है, उसके आस पड़ोस में कोई घर नहीं है। और वो जो घर है वो एक पहाड़ी के, एक छोटी सी पहाड़ी के टॉप पर है। आगे करें, फ्रॉम दिस हाइट, यानी कि इस ऊंचाई से, क्योंकि उसका घर क्या है, वैली के टॉप पर है, तो उस घर से, यानी जितनी ऊंचाई पर वो घर है, उस घर की ऊंचाई से, फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers and always promised a good harvest. Harvest मतलब होता है फसल, हार्वेस्ट मतलब होता है फसल, यानी कि जो तैयार हुई। डॉटेड का मतलब क्या होता है, यानी कि ऐसे जैसे कोई चीज पास से देखोगे बड़ी लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप उससे दूर होते जाओगे वो छोटी छोटी होती 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 इतनी छोटी हो जाएगी कि वो लगेगा कि जैसे
ऐसे पॉइंट वाइज दिखेगा, जैसे पॉइंट बिंदु की तरह दिखेगी। ठीक, तो कहते फ्रॉम दिस हाइट, इतनी ऊंचाई से वन, वन मतलब कोई भी, वन मतलब कोई, कुड सी देख सकता था, द रिवर नदियों को, एंड द रिवर यानी नदी को, एंड द फील्ड और खेत को, और कौन से खेत को, ऑफ राइप कॉर्न यानी कि वो खेत जिसमें पके हुए कॉर्न यानी कि मक्के के मक्का पका हुआ उसमें तैयार है, विद द फ्लावर्स और मक्के में क्या लगे हैं, फूल लगे हुए हैं, यानी कि फूल तैयार हैं और उनमें धीरे धीरे फल पड़ रहे हैं, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, और जो कि ये जो फूल हैं ये प्रॉमिस हमेशा प्रॉमिस करते थे, हमेशा वादा करते थे, अ गुड हार्वेस्ट, एक बढ़िया फसल की, यानी कि इस ऊंचाई से कोई भी देख सकता था कि ये जो मक्के का खेत है जिसमें बढ़िया बढ़िया फूल लगे हुए हैं, दूर से देखने पर जैसे छोटे छोटे बिंदु दिख रहे हैं वैसे ही दिख रहे हैं, और ये फूल वादा कर रहे थे कि इस बार फसल बहुत ही बढ़िया होगी। द ओनली थिंग, ओनली मतलब केवल, द ओनली थिंग मतलब सिर्फ एक चीज, द अर्थ यानी कि जमीन, नीडेड जरूरत थी, किसको जरूरत थी, जमीन को जरूरत थी, वाज अ डाउनपोर यानी कि थोड़ी सी बरसात की, और एटलीस्ट अशार या फिर थोड़ी सी फुहार की, यानी कि जो जमीन थी उसको एक डाउनपोर की जरूरत थी, यानी कि एक बारिश की जरूरत थी, और अगर बारिश ना भी होती तो थोड़ी सी मतलब बौछार ही पड़ जाती, मतलब थोड़ी सी सिंचाई की जरूरत थी, किसको, अर्थ को, अर्थ मतलब यहाँ पर उसी खेत को रिफर कर रहे हैं, जिस फील्ड की बारे में बात हो रही थी उसी फील्ड को रिफर कर रहा है अर्थ, अर्थ मतलब धरती जमीन, यहाँ पर उस खेत की बात की जा रही है कि वो फसल पक चुकी, मतलब पकने की कगार पर है, उसमें फूल लगे हुए हैं, बस एक बार थोड़ा सा पानी उस पर और पड़ जाए तो वो क्या हो जाएगी, फसल एकदम तैयार हो जाएगी। अब आगे देखते हैं, शावर मतलब होता है बौछार, शावर मतलब होता है बौछार। आगे करते हैं, थ्रू आउट द मॉर्निंग यानी सुबह, थ्रू आउट द मॉर्निंग सुबह, लेंचो हु न्यू, न्यू मतलब जानता था, नो का सेकेंड फॉर्म है न्यू, हु न्यू हिज फील्ड्स अपने खेतों को, इंटीमेटली, इंटीमेटली मतलब बहुत ही करीब से, इंटीमेटली मतलब बहुत ही करीब से, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही घनिष्ठता से जानता था, यानी कि थ्रू आउट द मॉर्निंग यानी सुबह के दौरान, लेंचो, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को, अपने खेतों को अच्छी तरीके से जानता था, हैड डन नथिंग उसने कुछ नहीं किया, एल्स बट, एल्स बट यानी कि उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ इतना किया, क्या किया, सी द स्काई उसने आसमान को देखा, टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट यानी कि नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है उस तरफ उसने आसमान को देखा और कुछ नहीं किया, और आसमान में देखा क्या, वो देखते हैं, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, नाउ मतलब अब, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर यानी कि अब हम थोड़ा कुछ पानी पाने वाले हैं, यानी कि अब हमको कुछ पानी मिलने वाला है, यानी उसने नॉर्थ ईस्ट साइड में आसमान में देखा और देखने के बाद उसने कहा कि अब बारिश होने वाली है। आगे कह रहे हैं, वुमन यानी वो अपने ही घर से अपनी वाइफ को, अपनी वाइफ से ऐसे उधर देखते हुए अपनी वाइफ से कहता है कि हाँ अब कुछ पानी बरसने वाला है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, और किस औरत से कहा उसने, वो औरत जो रात का खाना बना रही थी, प्रिपेयरिंग मतलब तैयार कर रही थी, सपर मतलब होता है रात का भोजन, इसको बोलते हैं रात का भोजन, यानी वो रात का भोजन बना रही थी, और उससे वो कहता है, कौन कहता है, रंचो कहता है। अब आगे कह रहे हैं, रिप्लाई, उस औरत ने रिप्लाई किया, क्या रिप्लाई किया, रिप्लाई मतलब जवाब दिया, क्या जवाब दिया, यस हाँ, गॉड विलिंग ईश्वर चाहते हैं, यानी ईश्वर की इच्छा है कि हाँ बारिश हो और हमारी फसल अच्छी हो। द ओल्डर बॉय यानी कि जो उसके बड़े लड़के थे लेंचो के, वर वर्किंग वो काम कर रहे थे, इन द फील्ड खेत में, उसके जो बड़े लड़के थे वो उस टाइम पर खेत में काम कर रहे थे, वाइल जबकि, द स्मॉलर वंस जबकि दूसरे जो छोटे बच्चे थे, वर प्लेइंग नियर द हाउस वो घर के ही पास खेल रहे थे, अनटिल द वुमन कॉल्ड देम ऑल जब तक कि औरत ने उन्हें नहीं बुलाया, यानी जब तक औरत ने उन्हें नहीं बुलाया तब तक वो लोग बाहर खेल रहे थे, और औरत ने क्या कह के बुलाया, कम फॉर डिनर रात के भोजन के लिए आ जाओ, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, और ये उसने बुलाया, अब आगे की कहानी कह रहा है, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट यानी कि
उसी मतलब खाने के दौरान ही, मील मतलब होता है खाना, यानी भोजन के दौरान ही कुछ घटना घटी। क्या घटी? जस्ट एज, जैसा कि, जस्ट एज मतलब जैसा कि लेंचो हैड प्रेडिक्टेड। प्रेडिक्टेड मतलब होता है भविष्यवाणी करना, यानी कि लेंचो ने जैसा पहले से ही बताया था, जैसा पहले ही भविष्यवाणी की थी, वैसा ही क्या हुआ? बिग ड्रॉप्स, बड़ी बड़ी बूंदे, ऑफ रेन यानी बारिश की बड़ी बड़ी बूंदे, बिगेन टू फॉल, वो गिरने लगी। आगे क्या? इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बादलों के बड़े बड़े पर्वत आते हुए दिखे। सीन मतलब कुड बी सीन मतलब कि देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग मतलब आते हुए, यानी कि नॉर्थ ईस्ट साइड में बादलों के बड़े बड़े पर्वत आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर, हवा, वॉज फ्रेश, यानी कि हवा बहुत ही ज्यादा ताजी थी, एंड स्वीट, और बहुत ही ज्यादा खुशनुमा थी। यहाँ पर स्वीट का मतलब बहुत ज्यादा खुशनुमा थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। यहाँ पर द मैन किसकी बात की जा रही है? लेंचो की। यानी लेंचो क्या किया? वेंट आउट, वो बाहर चला गया, मतलब खाना खा रहा था, खाना छोड़कर वो बाहर चला गया। फॉर नो अदर रीजन, किसी दूसरे कारण के लिए नहीं। देन यानी फॉर नो अदर रीजन देन, यानी बिना किसी दूसरे कारण के, बल्कि टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, बल्कि वो अपनी बॉडी पर बारिश का आनंद महसूस करने के लिए बाहर चला गया। प्लेजर मतलब होता है प्लेजर मतलब होता है एक तरीके से आनंद, एंजॉयमेंट। प्लेजर का मतलब होता है एंजॉयमेंट, यानी कि आनंद। उसको बारिश को फील करने के आनंद को अपनी बॉडी पर फील करने के लिए वो चला गया। एंड और व्हेन ही रिटर्न, और जब वो वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, उसके दिल से आवाज है। एक्सक्लेम का मतलब होता है कि जब आप बिना कुछ सोचे बोल देते हो, और जो बोलते हो आप बहुत ही ज्यादा खुशी से या बहुत ही ज्यादा दुख से प्रेरित होकर बोलते हो। इसके जो भी आप एक्सक्लेम करते हो उसको बोलने से पहले आप सोचते नहीं, वो आपके दिल से सीधा निकलता है। वही कह रहा है कि वो जब बारिश को अपनी बॉडी पर फील करके वापस आया तो उसके मुंह से ही निकल गया, उसने मतलब एक्सक्लेम किया, उसने बोला, क्या बोला? दीज आरंट, ये जो आर एंट है इसका मतलब होता है आर नॉट, इसका शॉर्ट फॉर्म है आर्ट। दीज आर्ट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदे नहीं है। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आसमान से गिरती हुई बारिश की बूंदे नहीं है। तो फिर क्या है? दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। कैसे सिक्के? कॉइन्स मतलब सिक्के। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, ये जो बड़ी बूंदे हैं ये 10 सेंट की सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और ये जो छोटी छोटी बूंदे हैं ये 5 सेंट के सिक्के हैं। यानी कि ये बारिश ये जो बारिश हो रही है इसमें ये जो बूंदे गिर रही हैं, बड़ी बूंदे 10 सेंट की हैं, छोटी बूंदे 5 सेंट की हैं, ऐसा ये बोलता है। अब आगे देखते हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड मतलब होता है संतुष्ट, संतुष्ट। जब अब ये बारिश को देखकर लेंचो बहुत ज्यादा संतुष्ट हो गया, तो संतुष्ट होकर ये एक्सप्रेशन यानी कि बोलता है, क्या बोलता है? ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड अ कर्टेन ऑफ रेन, यानी कि बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई होकर उसने फील्ड को के बारे में कहा। ही रिगार्डेड, उसने सोचा एक तरीके से, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, यानी ये जो पके हुए मक्के की जो खेत है, विद इट्स फ्लावर्स, अपने फूलों के साथ, ड्रेप्ड विद अ ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, यानी कि ये क्या है? ड्रेप्ड मतलब होता है कवर, ड्रेप्ड मतलब होता है कवर्ड, ये कवर्ड है। कर्टेन मतलब होता है पर्दा, कर्टेन मतलब पर्दा, ये पर्दे से कवर है। कौन से पर्दे से कवर है? रेन, यानी बारिश के पर्दे से कवर है। ये एकदम सेटिस्फाइड होकर ये बोलता है कि हाँ, ये जो हमारे खेत हैं ये बारिश के एकदम, इन पर बारिश गिर रही है, एकदम ये बारिश के पर्दे से ढके हुए हैं, बहुत ही बढ़िया हो रहा है। लेकिन अब आगे क्या होता है? सब चीजें अच्छी होती हैं, ये किसी से थोड़ी देखा जाता है। तो वैसे यहाँ पर भी होता है, बट लेकिन सडनली, अचानक ही, अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन, एक तेज हवा, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, यानी तेज हवा, वाइंड मतलब हवा, बिगेन मतलब शुरू हो गई,
टू ब्लो, बहना, ब्लो मतलब बहना, बट सडनली अचानक से बहुत ही तेज हवा बहनी शुरू हो गई, एंड अलोंग विद द रेन, और अलोंग विद यानी कि के साथ साथ, किसके साथ साथ, द रेन, रेन के यानी बारिश के साथ ही, वेरी लार्ज, बहुत बड़े बड़े, लार्ज मतलब बड़े, वेरी मतलब बहुत बड़े, हेल स्टोन्स, हेल स्टोन्स मतलब होता है वो ओले, जो बारिश होती है, जब बहुत तेज बारिश होती है तो उसके साथ साथ, पानी के साथ साथ बर्फ के कुछ छोटे छोटे, छोटे बड़े टुकड़े गिरने लगते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हेल स्टोन्स, हिंदी में बोलता है ओले, ओले, यानी कि बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं, बिगेन टू फॉल, गिरने लगे। फिर अब क्या हुआ, अभी तक क्या थी, फसल क्या है वो नाजुक होती है, ठीक, और उस पर फूल लगे हुए हैं, अब उस पर पानी गिर रहा था तब तक ठीक था, वो फायदेमंद था, लेकिन जब ओले गिरने लगते हैं इतने बड़े बड़े, तो वो क्या करेंगे, जब फूलों पर पड़ेंगे तो फूल झड़ जाएंगे, सारे के सारे फूल गिर जाएंगे। उस केस में क्या होगा, जब फूल नहीं रहेंगे तो फूलों में ही फल लगते हैं, जब फूल नहीं तो फल नहीं, जब फल ही नहीं लगेंगे तो खाएंगे क्या। तो वही यहाँ पर भी होता है कि फसल तो बहुत अच्छी हो रही थी और पानी भी बरसा बहुत बढ़िया हो रहा था, लेकिन अचानक से इतनी तेज हवा चली और बारिश और तेज हो गई, और बारिश तेज होने की वजह से उसी के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर के यानी कि बर्फ के टुकड़े गिरने लगे। अब क्या हुआ आगे, दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये रिजेंबल मतलब होता है उनके जैसा दिखना, किसी के जैसा दिखना, हु बहू एक तरीके से। तो दीज ट्रूली, ये वास्तव में, डिड रिजेंबल, ऐसे लग रहे थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स, जैसे आसमान से नए नए चांदी के सिक्के गिर रहे हैं। अभी तक लेंचो कह रहा था कि हाँ आसमान से छोटी बूंदे गिर रहे हैं, वो 5 सेंट की हैं, जो बड़ी बूंदे गिर रहे हैं वो 10 सेंट की है। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुमको सिक्के ही चाहिए, हम सिक्के गिरा रहे हैं, तो उन्होंने गिरा दिए, बड़े बड़े ओले गिराए, और वो बड़े बड़े ओले जब गिरने लगे तो वो लग रहे थे हाँ सही सही में, अब तक सिक्कों की बात कर लो, सिक्के लो, चांदी के सिक्के गिरने लगे। असल में क्या थे, हेलस्टोन थे जो चांदी के सिक्कों की तरह दिख रहे थे। अब आगे क्या हुआ, द बॉय, लड़के, उसके लड़के क्या किए, एक्सपोजिंग, अब वो क्या हुए, एक्सपोज कर दिए अपने आप को, अब तक घर में थे, घर से वो बाहर निकल गए, देमसेल्व्स टू द रेन, यानी कि अब वो बारिश में बाहर खुले में निकल गए, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, पर्ल मतलब क्या होता है, मोती, मोती, पर्ल मतलब होता है मोती, तो वो लोग बाहर आ गए, और क्यों आए, टू कलेक्ट यानी इकट्ठा करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए आ गए, बाहर आ गए, क्या इकट्ठा करने के लिए, फ्रोजन मतलब जमे हुए, जमे हुए, जमे हुए मोती इकट्ठा करने के लिए आ गए। और ये जमे हुए मोती किनको कहा गया है, उन्हीं हेल स्टोन्स को कहा गया है। यानी कि जो बच्चे थे उनको तो हेल स्टोन्स से मतलब था, उनको इस बात से थोड़ी मतलब था कि फसल खराब हो रही क्या हो रही है, उनको तो ओले दिखे, उन्होंने बटोरना चालू कर दिया। अब आगे चलते हैं, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये सही में बुरा हो रहा है, एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने एक्सक्लेम किया, यानी अभी देखो इससे पहले भी एक्सक्लेम वर्ड आया था, वहां पर मैंने बताया था कि एक्सक्लेम हम उस कंडीशन में करते हैं जब हमारे दिल से कोई बात आती है, हमारे मन से कोई बात आती है जो हम सोच कर नहीं बोलते, वो हमारे मुंह से सहसा निकल जाता है। जैसे उस टाइम पर बारिश हुई तब उसने एक्सक्लेम किया बहुत बढ़िया बारिश हो रही है और इसका बहुत फायदा होगा। अभी क्या हुआ कि अब इसने फिर से एक्सक्लेम किया, क्योंकि अब बर्फ, वो छोटे छोटे ओले के टुकड़े गिरने लगे, और ये जो देख रहे हैं ये वही ओले के टुकड़े हैं जो गिर करके एक दूसरे के ऊपर बैठ गए हैं। तो वही कह रहा है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये अब बहुत बुरा हो रहा है, एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने कहा। फिर आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, इट पासेज क्विकली, ये जल्दी से गुजर जाए, क्विकली मतलब जल्दी से, पासेज मतलब गुजर जाए, यानी कि जो हेल स्टोन्स आए रहे हैं ये जल्दी से खत्म हो जाए, ताकि जो फसल है ज्यादा बर्बाद ना हो। लेकिन इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी से नहीं गुजरा। फिर क्या हुआ, फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक, यानी 1 घंटे तक जो हेल, हेल मतलब उन्हीं हेल स्टोन्स को कहा जा रहा है, ओले, रेन्ड ऑन द हाउस, पूरे घर पर वो 1 घंटे तक गिरते रहे। फिर क्या हुआ आगे, द गार्डन, गार्डन में, द हिल साइड, हिल साइड में देखो,
द गार्डन, गार्डन में यानी कि बगीचे में, हाउस घर पे, हिल साइड मतलब कि वो जो हिल्स थी, छोटी छोटी पहाड़ी थे, वहां पर भी 1 घंटे तक ये हेल स्टोन्स गिरते रहे। और कहाँ गिरे? कॉर्नफील्ड, यानी उसकी जो फसल थी उसमें भी गिरने लगे। ऑन द होल वैली, और पूरी की पूरी वैली, पूरी पूरी घाटी में 1 घंटे तक ये ओलों की बरसात होती रही। अब क्या हुआ? द फील्ड वाज वाइट, पूरा का पूरा खेत कैसे हो गया? सफेद हो गया, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, और ऐसे सफेद हो गया जैसे कि ये नमक से ढका हुआ हो। क्यों? क्योंकि जो ओले थे वो भी व्हाइट कलर के थे और नमक भी व्हाइट कलर का दिखता है। तो 1 घंटे तक लगातार ओले पड़ने के बाद फसल तो एकदम चौपट हो गई। और जब उसने खेत की तरफ देखा तो एकदम ऐसे लग रहा था जैसे पूरे खेत में किसी ने नमक की बोरी पलट दी हो, हर जगह नमक ही नमक दिख रहा था। फिर नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, यानी कि जो पेड़ थे, पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था, सारे के सारे पत्ते गिर गए थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और ये जो कॉर्न थी इसकी, जिसको ये देख करके आहें भर रहा था कि ये इस बार बहुत बढ़िया फसल होगी, बस थोड़ी सी बारिश हो जाए। अब वो क्या हो गई थी? पूरी की पूरी बर्बाद हो गई थी। डिस्ट्रॉयड मतलब वो क्या होगा? बर्बाद, बर्बाद हो चुकी थी। आगे करें, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम प्लांट्स, और जो भी फ्लावर्स थे, जो भी फूल थे इन पर लगे हुए थे, वो अब खत्म हो गए थे, चले गए थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, और लेंचो की जो आत्मा थी, वो जो उसकी आत्मा थी, वो क्या हो गई थी? वो फिल्ड मतलब भर गई थी विद सैडनेस, उदासी सी। अब उसका मन उदासी से भर गया था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान, स्टॉर्म मतलब आंधी तूफान, जब आंधी तूफान पास मतलब गुजर गया, ही स्टूड वो खड़ा हुआ, इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वो खेत के बीचों बीच में खड़ा हुआ। एंड और सेड, और कहा, क्या कहा? टू हिज सन्स, अपने बेटों से कहा, क्या कहा? अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अगर इस खेत में लोकस्ट, लोकस्ट मतलब होता है टिड्डा, यानी टिड्डियों का एक झुंड भी आता तो उनसे भी ये बच जाता, उनसे भी कुछ फूल कुछ फल बच जाते। लेकिन इस हेल स्टोन ने कुछ भी नहीं छोड़ा, सबका सब बर्बाद कर दिया। प्लेग मतलब होता है, वैसे अगर इसका मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है महामारी, महामारी, जैसे कोरोना आया था, तो वैसे ही प्लेग है। तो प्लेग ऑफ लोकस यानी कि टिड्डियों का झुंड अगर आया होता, उनसे भी बच जाता, थोड़ा बहुत ही बचता, लेकिन बचता। लेकिन इस केस में कुछ नहीं बचा। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलो ने कुछ भी नहीं छोड़ा, सारी की सारी चीजें बर्बाद कर दी, सब के सब बर्बाद कर दी। आगे देखते हैं, दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं होगा, कुछ भी खाने को नहीं होगा, कोई भी मक्का नहीं होगा। फिर दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, ये रात बाकी रातों में सबसे ज्यादा सॉरोफुल थी। सॉरोफुल मतलब उदासी से भरी, दुख भरी। सॉरोफुल मतलब होता है दुख भरी। ये रात सभी रातों में सबसे ज्यादा दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, जो भी हमने काम किया वो किसी काम का नहीं रहा। नथिंग मतलब आप कुछ काम करें और उसको रिटर्न में आपको कुछ भी ना मिले। आगे करें, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। नो वन मतलब कोई नहीं। वी ऑल वी विल वी शैल ऑल गो हंग्री फॉर दिस ईयर, ये जो वी ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब होता है वी शैल, ठीक। करें, वी शैल ऑल गो हंग्री फॉर दिस ईयर, हम इस साल भूखे ही रहेंगे। फिर बट लेकिन, इन द हार्ट्स यानी दिलों में, इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी, सॉलिटरी मतलब होता है अकेला, सॉलिटरी मतलब होता है अकेला, अकेला। हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। तो कह रहे हैं बट लेकिन, इन द हार्ट्स ऑफ ऑल यानी सभी के दिलों में, हु जो लोग, लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस जो उस अकेले घर में रहते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली यानी कि घाटी के बीचों बीच में जो इकलौता घर था, उसमें जितने भी लोग रहते थे सभी के दिल में क्या थी? देयर वॉज अ सिंगल होप, उनके दिल में सिर्फ एक ही उम्मीद थी। क्या उम्मीद थी? हेल्प फ्रॉम गॉड यानी कि ईश्वर से मदद। होप मतलब होता है उम्मीद, आशा।
डोंट बी सो अपसेट, इतना उदास मत हो। डोंट बी सो अपसेट, इतना उदास मत हो। अपसेट का मतलब होता है उदास। डोंट बी सो अपसेट, इतने उदास मत हो। इवन दो, यद्यपि, इवन दो मतलब यद्यपि, दिस सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, सीम्स मतलब होता है प्रतीत होना, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा अपीयर होता है। दिस सीम्स लाइक, ऐसा प्रतीत होता है जैसे, लाइक मतलब जैसे, अ टोटल लॉस, यानी कि खेत में पूरी पूरी फसल बर्बाद होगी और हमारे पास अब इस साल खाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। बावजूद इसके फिर भी उनको ईश्वर से आशा थी, तो उसमें वो लोग कहते हैं कि ठीक है, इतना ज्यादा उदास ना हो। ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, टोटल लॉस मतलब सब कुछ नुकसान हो गया है, लेकिन रिमेंबर, याद रखो, रिमेंबर मतलब याद रखना, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है, इस दुनिया में कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, ऐसा वो लोग कहते हैं। कौन कहता है? नो वन डाइज ऑफ हंगर, यानी कि ऐसे ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। तो फिर क्या हुआ, आगे देखते हैं। ऑल थ्रू द नाइट, यानी पूरी रात, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, उसने अपने सिर्फ एक होप के बारे में सोचा। कौन सी होप के बारे में सोचा? द हेल्प फ्रॉम ऑफ गॉड, यानी ईश्वर से मदद के बारे में उसने पूरी रात सोचा। हुज आई, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको बताया गया था। इंस्ट्रक्टेड मतलब होता है किसी को इंस्ट्रक्शन देना या किसी को बताना, यानी जैसा उसको बताया गया था, बताया गया था वैसे ही करें। पूरी रात लेंचो सोया नहीं, बस वो एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा है। कौन सी उम्मीद? ईश्वर से मदद। जिसकी आंखें, यानी लेंचो की आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको बताया गया था, सी एवरीथिंग, किसकी आंखें? ईश्वर की आंखें। हु जाए, गॉड के लिए लगा है, यानी ईश्वर की आंखें सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वन कॉन्शियंस, यानी कि कॉन्शियंस मतलब होता है अंतरात्मा, यानी कि आदमी के अंतर्मन में भी जो बातें होती हैं, उनको भी, उनकी अंतर्मन की गहराई में जो भी बातें होती हैं, उनको भी ईश्वर देखता है, उसकी नजर से कुछ नहीं बचता। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, यानी कि लेंचो ऑक्स ऑफ अ मैन, इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा मेहनती आदमी, मेहनती, यानी कि लेंचो बहुत ही ज्यादा मेहनती इंसान था, उसी को कहा गया ऑक्स ऑफ अ मैन। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, खेतों में वो खेतों में जानवरों की तरह काम करता था। बट लेकिन स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, यानी कि बहुत ही ज्यादा मेहनती था, खेतों में जानवरों की तरह काम करता था, बावजूद इसके उसको लिखना आता था। तो फिर क्या हुआ? द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग मतलब कि आने वाला संडे, जो आगे आने वाले होते हैं उनको फॉलोइंग कहा जाता है। लेकिन द फॉलोइंग संडे, यानी कि उस दिन के बाद जो अगला संडे आया, जो पहला संडे आया, एट डे ब्रेक, यानी कि दिन के अवकाश में, जिसे दिन भर खेत में काम किया, तो जब दिन में टाइम बचा, तो वहां पर उसने क्या किया? ही बिगैन टू राइट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ, जिसको उसने खुद, ही हिमसेल्फ, जिसको उसने खुद, वुड कैरी टू टाउन, जिसको वो खुद टाउन में ले गया, टाउन मतलब शहर, वो शहर में ले गए, नगर में ले गए, एंड प्लेस इट इन द मेल, यानी कि जो मेल बॉक्स होता है वहां पर इसने उस लेटर को डाल दिया। फिर क्या हुआ? इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और ये लेटर जो था वो ईश्वर को लिखे गए लेटर से कम भी नहीं था, जरा भी कम नहीं था। उसको ईश्वर से मदद की उम्मीद थी, उसने क्या किया? एक लेटर लिखा और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया, और ये ईश्वर को लिखे गए लेटर से कम नहीं था। फिर क्या लिखा था उसने? उसने लिखा था गॉड, भगवान। ही रोट, उसने लिखा, आगे क्या लिखा? इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करते हो, तो मैं और मेरी फैमिली, मेरा परिवार इस साल भूखे ही रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज की जरूरत है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, यानी कि
मुझे 100 पीस वो चाहिए ताकि मैं अपने खेतों में नई फसल की बुआई कर सकूं और नई फसल तैयार होने तक मैं अपनी फैमिली चला सकूं, यानी कि हम लोग जिंदा रह सकें। बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स, क्योंकि हेल स्टॉर्म्स ने क्या किया, हमारे खेत को बर्बाद किया। इसके आगे इसने डेट डैश डैश लगा दिया है, डॉट डॉट डॉट, यानी कि उसका मानना है इसके आगे भगवान को बताने की जरूरत नहीं है, उनको वो सब चीजें देखते हैं, इसलिए उसने डॉट 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 लगाकर छोड़ दिया। आगे देखते हैं। ही रोट, उसने लिखा, क्या लिखा, टू गॉड ऑन द एनवेलप। एनवेलप मतलब होता है लिफाफा। जैसे आप लेटर लिखते हो तो लिखने के बाद उसको एक लिफाफे में रखते हैं और लिफाफे के ऊपर एड्रेस लिखते हैं जहां पर उस लेटर को डिलीवर करना होता है। तो वहां पर उसने लिखा एड्रेस में टू गॉड, की इस लेटर को गॉड तक पहुंचाना है। पुट द लेटर इनसाइड, इस लेटर को उसने क्या किया, एनवेलप में अंदर रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और फिर भी वो थोड़ा सा स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, यानी कि ये सारी चीजें उसने लिखी। लिखने के बाद वो थोड़ा सा ट्रबल्ड था, यानी टेंशन में था, थोड़ा सा परेशान था, और वो कहाँ गया, टाउन में गया, यानी सिटी में गया। फिर एट द पोस्ट ऑफिस, जब वो पोस्ट ऑफिस पहुंचा वहां पर क्या किया, ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पर एक स्टाम्प प्लेस किया, यानी एक स्टाम्प लगाया। एंड ड्रॉप इट, और लेटर को डाल दिया, ड्रॉप मतलब छोड़ दिया, कहाँ छोड़ दिया, इनटू द मेल बॉक्स, यानी कि जो मेल बॉक्स था जहां पर लेटर जिस बॉक्स में डाले जाते हैं उस बॉक्स में उसने डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, यानी कि उसके वहां जो पोस्ट ऑफिस था उनके सभी एम्प्लॉयज में से एक एम्प्लॉयज जिसके बारे में बात हो रही है, हु, जो वाज अ पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, वो पोस्टमैन था और साथ ही साथ पोस्ट ऑफिस में भी मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्टली, यानी वो दिल से हंसते हुए, मतलब इतना जोर हंस रहा था उससे अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी, यानी जोर जोर से हंसते हुए वो गया। एंड शोड, और दिखाया, हिम द लेटर टू गॉड, यानी कि उसने अपने बॉस को हंसते हुए ईश्वर को लिखे गए लेटर को दिखाया। फिर आगे क्या हुआ, नेवर इन हिज करियर, यानी अपनी जो उसका करियर था, उसकी जो व्यावसायिक लाइफ थी उसके बारे में बात की जा रही है कि वो अपने पूरे करियर में एज अ पोस्टमैन, उसका जो पोस्टमैन वाला करियर था उसमें हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने कभी भी ऐसा एड्रेस नहीं देखा था, वो उसको पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई एड्रेस होता है उसके पूरे पूरे पोस्टमैन के करियर में। फिर कह रहे हैं द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, यानी जो पोस्ट मास्टर था वो मोटा था, एमिएबल की मतलब कि थोड़ा अच्छे मूड वाला बंदा था, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी बहुत जोर जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन हंस ही रहा था लेकिन अचानक से, बट लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन लगभग लगभग जिसे वो हंसा तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वो गंभीर हो गया। एंड टाइपिंग द लेटर, और वो लेटर पर टाइप करने लगा, टाइप करने का मतलब है कि लेटर पर ऐसे उंगली से थप थप थपाने लगा। ऑन हिज डेस्क, लेटर उसके डेस्क पर रखा था तो उंगली से उस लेटर पर ऐसे थपथपाने लगा। कमेंटेड, उसने कमेंट किया, यानी उसने टिप्पणी की, वो बोला, क्या बोला, व्हाट फेथ, क्या भरोसा है, फेथ मतलब होता है भरोसा, क्या भरोसा है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश ऐसा होता, काश ऐसा होता कि मेरे अंदर भी उस आदमी की तरह ही भरोसा होता जिसने इस लेटर को लिखा है। इस लेटर को लिखने वाले आदमी जितना भरोसा अगर मेरे अंदर होता है ईश्वर के प्रति तो क्या बात होती, लेकिन नहीं है। स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, यानी कि इतना भरोसा कि वो ईश्वर से क्या कर रहा है, पत्र व्यवहार करने लग रहा है। काश मेरे अंदर भी इतना भरोसा होता है ईश्वर को लेकर। करेस्पॉन्डेंस, करेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्र व्यवहार, करेस्पॉन्डेंस इसका मतलब होता है पत्र व्यवहार, यानी कि मैं आपको पत्र लिखूं, आप मुझे पत्र लिखें, इसको बोलते हैं पत्र व्यवहार।
पत्र व्यवहार, इसको बोलते हैं करेस्पॉन्डेंस। यानी उस आदमी के अंदर ईश्वर को लेकर इतना अटूट भरोसा है कि वो ईश्वर के साथ पत्र व्यवहार कर रहा है। काश मेरे अंदर भी ईश्वर के प्रति इतना भरोसा होता। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स की मीनिंग देख लेते हैं। तो जैसे एनवलप मतलब लिफाफे, इनसाइड, ट्रबल्ड मतलब कि परेशान, ट्रबल्ड मतलब होता है परेशान, टाउन, स्टाम्प, स्टाम्प जो होता है वो आपको पोस्ट ऑफिस में मिलता है। ये एक जो है ठप्पा, जिसको जैसे कि आपके स्कूल की मोहर होती है जो आपकी मार्कशीट पर लगती है, आपकी डायरी पर लगती है, तो वही है स्टाम्प, वो भी वहां पर लगा है तो लगता है। तो आगे कह रहे हैं वन ऑफ द एम्प्लॉयज मतलब होता है, एम्प्लॉय मतलब होता है कर्मचारी, एम्प्लॉयज मतलब होता है कर्मचारी। ये किसी ऑफिस में कहीं पर भी किसी के लिए अगर आप काम करते हैं तो आप उसे एम्प्लॉय हो जाएंगे, कर्मचारी। पोस्टमैन का मतलब होता है जो पत्र पहुंचाने वाला, डाकिया, हिंदी में इसको बोलते हैं डाकिया। और पोस्ट ऑफिस, पोस्टमार्क, हार्टली मतलब होता है दिल से, दिल से, यानी वो बहुत जोर जोर से हंसने लगा, उससे कंट्रोल नहीं हुआ। शोर्ट लेटर एंड करियर पोस्टमैन ही नोट द एड्रेस, एड्रेस मतलब होता है पता। एमिएबल मतलब होता है खुश मिजाज, खुश मिजाज, मिजाज, एमिएबल का मतलब होता है खुश मिजाज। फेलो मतलब कि एक तरीके से पर्सन ही बोल सकते हैं, पर्सन। ब्रोक आउट का मतलब होता है फट पड़ना, वैसे ब्रोक आउट का मतलब होता है फट पड़ना, यानी कि कंट्रोल ना हो पाए। ब्रोक आउट मतलब होता है फट पड़ना, यानी कि वो भी खुश हंसते हुए एकदम फट पड़ा, यानी कि उससे कंट्रोल ही नहीं हुई उसकी हंसी। ऑलमोस्ट मतलब होता है लगभग, ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत। अब आगे देखते हैं। द फॉलोइंग संडे, जस्ट सेकेंड, एक पेज कम है। तो अभी इसके आगे के जो स्लाइड्स हैं, इसके आगे की जो स्टोरी है उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो आप इंतजार करिए हमारी अगली वीडियो का, और इस वीडियो को एंजॉय करिए और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और विश यू ऑल द बेस्ट।